ठीक है, तो अब हृदय संबंधित रोग या विकार की हम बात करें तो हमारे पास ये चार चीजें या चार टर्म्स आते हैं। चारों सुनने में एक जैसे हैं लेकिन सब अलग अलग है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक और कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, चारों हृदय से संबंधित रोग हैं। चारों लगभग लगभग एक जैसे लग रहे हैं लेकिन चारों अलग अलग होंगे। अब एक एक करके, मतलब हमारे पास है हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक और कार्डियक अरेस्ट। पहला आता है हमारे पास हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक को अपन और किस नाम से जानते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब देखो, हार्ट अटैक का मतलब क्या है? अपन ने देखा था हृदय की जो कार्डियक पेशियां हैं उनको ऑक्सीजन या रुधिर कौन सप्लाई कर रहा है? कोरोनरी धमनी। अब अगर कोरोनरी धमनी ब्लॉक होने लग जाए, तो कोरोनरी धमनी में अगर कोई ब्लॉक आ जाएगा तो हृदय की पेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और हृदय की कार्डियक पेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हृदय की पेशियां नष्ट होने लग जाएंगी या मरने लग जाएंगी। तो जब ऑक्सीजन की कमी के कारण, रुधिर प्रवाह धीमा हो जाने के कारण हृदय की कार्डियक पेशियां नष्ट होने लग जाती हैं, मरने लग जाती हैं, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब क्या हो गया? हृदय की कार्डियक पेशियां क्या होने लग गई हैं? मरने लग गई हैं या नष्ट होने लग गई हैं। क्यों? क्योंकि उसको पर्याप्त ऑक्सीजन या उसका रुधिर प्रवाह उस पर धीमा हो चुका है। उसे क्या कहेंगे? हार्ट अटैक। तो आपको ध्यान होगा, जब किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर किसका इंजेक्शन लगाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। वो स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन किसको घोल देता है? कोरोनरी धमनी में जो क्लॉट होता है, थक्का, जिसे क्या कहते हैं अपन ने? कोरोनरी थ्रोम्बस। तो उस थक्के को घोलने के लिए कौन सी एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। अब काफी बार आपने देखा होगा, जब हार्ट अटैक आ जाता है और थक्का इतना ज्यादा हो जाता है या ब्लॉक इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको घोल नहीं सकते, तो क्या करते? बाईपास। भाई आपके पास वो धमनी है, उस धमनी में इतना मोटा थक्का जम गया है कि उसको घोल नहीं सकते, तो आप क्या करते हो? कोई दूसरी शिरा या धमनी हृदय से जोड़ते हो। उसे क्या कहते हैं? बाईपास। मतलब उसे हम कहते हैं CABG। हम कोरोनरी धमनी में थक्का हटा नहीं सकते, बहुत बड़ा है, तो उसके जगह पर हम क्या करते हैं? बाईपास। और बाईपास करने में या तो कोई शिरा ले सकते हो। ये भगोना कौन लाया है? बॉटल दी। तो बाईपास में आप लोग क्या करते हो? या तो आपके पास सीने में एक मैमेलियन धमनी होती है, उसका प्रयोग करते हो, या पैरों की एक शिरा होती है, सेफाइनस शिरा। तो शिरा या धमनी को आप किससे जोड़ देते हो? हृदय से जोड़ देते हो। किस केस में? बाईपास के केस में। कब? जब कोरोनरी धमनी के थक्के को आप क्या नहीं कर सको? हटा ना सको या घोल ना सको। फिर हार्ट अटैक के बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है हार्ट फेलियर। फेलियर का मतलब है जो उसका काम था वो ना कर पाना। भाई फेल हो जाना मतलब वो अपने काम करने में सक्षम नहीं है। हृदय का काम क्या है? पंप करना। हृदय का काम है कि हृदय ऑक्सीजन को ऊतकों तक पंप करता है। अगर वो पर्याप्त ऑक्सीजन या पर्याप्त रुधिर ऊतकों तक पंप नहीं कर पा रहा तो उसे क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हृदय पर्याप्त ऑक्सीजन या पर्याप्त रुधिर को ऊतकों तक पंप नहीं कर पा रहा है। और इसमें प्रमुख कारण जो होता है वो फेफड़ों में खराबी, या जिसे हम क्या कहते हैं? कंजेशन इन लंग्स। फेफड़ों में जब द्रव्य भर जाएगा तो फेफड़ों में ऑक्सीजन का शुद्धिकरण नहीं होगा, पर्याप्त ऑक्सीजन हृदय तक नहीं पहुंचेगा, और हृदय भी उस ऑक्सीजन और रुधिर को ऊतकों तक नहीं भेज पाएगा। तीसरी कंडीशन होती है हार्ट ब्लॉक। अपन ने हृदय का संचारण पथ पढ़ा था, एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे रेशे, ये हृदय का संचारण पथ था। अब इस हृदय के संचारण पथ में अगर कोई खराबी आ जाए मतलब ऐसे नोड आवेग तो उत्पन्न करे, वो आवेग नोड एवी नोड तक जाए, लेकिन वो आवेग आगे चलकर निलय तक नहीं पहुंच पाए, तो उस कारण क्या होगा?
आलिंद में तो संकुचन होगा, लेकिन अगर वो आवेग निलय तक नहीं पहुंचेगा तो निलय में संकुचन नहीं हो पाएगा। तो अगर संचारण पथ में कोई खराबी आती है, संचारण पथ में कोई डिफेक्ट आता है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? हार्ट ब्लॉक। इसका सबसे कॉमन उदाहरण होता है एक सिंड्रोम जिसे कहते हैं स्टोक एडम सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में आलिंद में तो संकुचन होता है, लेकिन आलिंद में संकुचन के पश्चात किस में संकुचन नहीं हो पाता? निलय में, क्योंकि आवेग का प्रसारण निलय तक नहीं जा पाता है। तो हृदय की पेशियां जब नष्ट हो रही हैं, हार्ट अटैक, हृदय के निलय पर्याप्त ऑक्सीजन या पर्याप्त रुधिर को उत्तकों में भेज नहीं पा रहे हैं, हार्ट फेलियर, हृदय के संचारण पथ में कोई खराबी आ रही है, हार्ट ब्लॉक। और जब हृदय स्पंदन बंद हो जाता है, जब हार्ट बीट बंद हो जाती है और अपना वो ईसीजी पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? चपटा, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति होते हैं वो हार्ट अटैक सरवाइव कर लेते हैं और कुछ व्यक्ति हार्ट अटैक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो जो व्यक्ति हार्ट अटैक सरवाइव कर लेते हैं, मतलब इसका मतलब हार्ट अटैक में कार्डियक पेशियां नष्ट तो हुई, लेकिन ऐसे नोड नष्ट नहीं हुआ, इसलिए हार्ट बीट बंद नहीं हुई और व्यक्ति जीवित बच गया। लेकिन अगर हार्ट अटैक से व्यक्ति मर जाता है तो उनकी रिपोर्ट आप पढ़ना, रिपोर्ट में कभी भी डेथ बाय हार्ट अटैक नहीं लिखा होता, डेथ बाय कार्डियक अरेस्ट लिखा होता है, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद हृदय की पेशियां नष्ट हो गई, ऐसे नोड एवी नोड नष्ट हो गया, इससे हार्ट बीट बंद हो गई और डेथ किससे होती है? कार्डियक अरेस्ट से। तो अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है हम कहते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट में हमेशा क्या लिखा होता है? डेथ बाय कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि हार्ट अटैक का मतलब है हृदय की 75% से ज्यादा पेशियां नष्ट हो गई, जिसमें से क्या शामिल था? ऐसे नोड और एवी नोड, और इसलिए हृदय स्पंदन बंद हो गया। उस कंडीशन को क्या कहेंगे? कार्डियक अरेस्ट। लिखेंगे पहला हार्ट अटैक, या जिसे हम ब्रैकेट में कहेंगे मायोकार्डियल इंफाक्शन। हार्ट अटैक है, लिखेंगे रुधिर प्रवाह धीमा होने पर, रुधिर प्रवाह धीमा होने पर और ऑक्सीजन की कमी के कारण, रुधिर का प्रवाह धीमा होने पर और ऑक्सीजन की कमी के कारण हृदय की कार्डियक पेशियों का नष्ट हो जाना, हृदय की कार्डियक पेशियों का नष्ट हो जाना हार्ट अटैक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस दौरान हृदय की, या इस दौरान कोरोनरी धमनी में थक्के को घोलने हेतु कोरोनरी धमनी में के थक्के को घोलने हेतु स्ट्रेप्टोकाइनेस का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर यहां पे एक लिख लेंगे CABG, बाईपास, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग।
बाईपास में बाईपास में आंतरिक मैमेलियन धमनी अथवा पैरों की बाईपास में आंतरिक मैमेलियन धमनी अथवा पैरों की सेफाइनस शिरा का प्रयोग किया जाता है। बाईपास में आंतरिक मैमेलियन धमनी अथवा पैरों की सेफाइनस शिरा का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इस अवस्था में हृदय ऊतकों तक पर्याप्त रुधिर पंप नहीं कर पाता। इस अवस्था में हृदय ऊतकों तक पर्याप्त रुधिर पंप नहीं कर पाता। ऊतकों तक पंप नहीं कर पाता। और ब्रैकेट में आप लिख लेंगे कारण फेफड़ों में कंजेशन या फेफड़ों में श्लेष्मा का जमा हो जाना। फेफड़ों में कंजेशन या फेफड़ों में श्लेष्मा का जमा हो जाना। किसे बातें कर रहे हो? हैं? टाइम बता रहे हैं? अच्छा 9 बज गए। ओ, लोग रखे हुए आपने टाइम बताने के लिए। नेक्स्ट हार्ट फेलियर, ना मतलब हार्ट फेलियर हो गया। नेक्स्ट हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक इस रोग में हृदय के संचारण पथ में विकार उत्पन्न हो जाता है। हृदय के संचारण पथ में विकार उत्पन्न हो जाता है। और इसी के उदाहरण में लिख लेंगे ये स्टोक एडम सिंड्रोम। स्टोक एडम सिंड्रोम। यार ये इतनी खूबसूरत बोतलें लाए हो आज आप, चमकी रही है, धो के लाए हो। देखो सुबह सुबह आप, शीशे की आवश्यकता नहीं, इसमें अपना चेहरा देख सकते हो। देखो आप, और ये बोतल देखो कहां कहां से होके आई है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, रशिया, नेपाल, भूटान। किसकी है ये बोतल? आपकी है? तीनों? नहीं, एक छोटी वाली और ये बड़ी वाली काले ढक्कन वाली, ये आपकी है। और ये ऐसे जैसे कुंडी लगी हुई जिसमें,
ये आपकी है। ऐसे ना कि पिताजी दो बेटों को बाहर ले जा रहे हैं घुमाने। देखो तैयार वैयार होके निकले, कपड़े वपड़े पहन के आज। हाँ, स्टोक एडम सिंड्रोम। इस अवस्था में आलिंद में संकुचन होने के पश्चात, स्टोक एडम सिंड्रोम इसमें लिख रहे हैं, इस अवस्था में आलिंद में संकुचन होने के पश्चात निलय में संकुचन नहीं होता। आलिंद में संकुचन होने के पश्चात निलय में संकुचन नहीं होता, क्योंकि किसमें विकार आ गया है? संचारण पथ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इस अवस्था में हृदय स्पंदन बंद हो जाता है और ईसीजी पूर्ण रूप से चपटा। हृदय स्पंदन बंद हो जाता है और ईसीजी पूर्ण रूप से चपटा हो जाता है। वो पी 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 पी। ठीक है, अब तो ये तो सारे डिसऑर्डर्स आपके पास ठीक है। हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक, कार्डियक अरेस्ट। अब दो स्पेशल चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक होता है हार्ट मर्मर, जिसे कहते हैं स्टेनोसिस। हाँ, हार्ट मर्मर या स्टेनोसिस का मतलब होता है, अपन ने तो दो हृदय ध्वनि सुनी थी, लब और डब। अब अगर हृदय के कपाट में कोई विकार आ जाए, जो एवी कपाट थे और अर्धचंद्राकार कपाट थे, हृदय के कपाट में अगर कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हार्ट मर्मर या स्टेनोसिस। तो स्टेनोसिस या हार्ट मर्मर का मतलब है किसमें विकार आ गया है? आपके हृदय के कपाट में। और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक जिसे हम कहते हैं सिस्टली अरेस्ट या कैल्शियम रिगर। यह एक ऐसी अवस्था है, लेबोरेटरी में इसका प्रयोग किया जाता है कि अगर आपके पास हृदय है और हृदय की कार्डियक पेशियों में आप इंजेक्शन कैल्शियम को निवेशित करते हो, तो हृदय को या हृदय की कार्डियक पेशियों में अगर आप कैल्शियम को निवेशित करते हो तो हृदय क्या करता है? संकुचन, अनुशीथिलन, सिस्टली डायस्टली, सिस्टली डायस्टली। जब आप हृदय की पेशियों में कैल्शियम इंजेक्ट करते हो तो हृदय जो है वो संकुचित अवस्था में रुक जाता है। और हृदय जब संकुचित अवस्था में रुक जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? सिस्टली अरेस्ट। और व्यक्ति की सीधे क्या हो जाती है? मृत्यु। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम रिगर। मतलब हृदय की पेशियां जकड़ जाती हैं। और किस अवस्था में जकड़ जाती हैं? सिस्टली या संकुचित अवस्था में रुक जाती है। और लिख लेंगे हार्ट मर्मर या स्टेनोसिस। पहले तो इस अवस्था में हृदय के कपाट में विकार उत्पन्न हो जाता है। के कपाट में विकार उत्पन्न हो जाता है।
फिर नेक्स्ट सिस्टली अरेस्ट या कैल्शियम रिगर। लिख लेंगे हृदय की पेशियों के मध्य हृदय की पेशियों के मध्य कैल्शियम निवेशित करने पर हृदय की पेशियों के मध्य कैल्शियम निवेशित करने पर वह संकुचित अवस्था में रुक जाता है। वह संकुचित अवस्था में रुक जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हृदय से संबंधित क्या हो गया, हमारे पास विकार हो गए। अब देखो हृदय की संरचना या हृदय की आंतरिक संरचना हमको देखनी है, तो अब यहां पर हेडिंग डाल देंगे हम लोग हृदय की संरचना लास्ट। ये मुट्ठी कैसे लिखते हैं? मुट्ठी मुट्ठी कैसे लिखूंगा? ठटेरा वाला या थर्मस वाला? ठटेरा वाला। हाँ, ये सही बताया। सही, मुट्ठी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हृदय की बात करें तो हृदय की उत्पत्ति तो किस जनन स्तर से होगी? मीसोडर्म। 250 से 350 ग्राम हृदय का भार होगा, बंद मुट्ठी जितना उसका आकार होगा। और आपके पास कौन से गुहा में होता है? वक्षीय गुहा में, दोनों फेफड़ों के मध्य। और हल्का कहां की ओर झुका रहता है? बाईं तरफ झुका रहेगा।
ठीक है, लिख लिया यहां तक तो? ले लूं आगे? अब नेक्स्ट चीज ये है कि जब हम हृदय की बात करेंगे तो पहली चीज ये है, हृदय को एक द्विझिल्ली, हृदय को क्या करता है, एक द्विझिल्ली आवरण जो है वो कवर करके रखता है। और उस द्विझिल्ली आवरण को अपन किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियम। तो पहली चीज जो मानव हृदय है, मानव हृदय को कितने स्तर से बनी हुई? दो स्तरीय या दो झिल्ली जो है वो उसको आवृत करके रखती है, जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। और इन दोनों झिल्ली के मध्य, इन दोनों झिल्ली के मध्य जो द्रव्य प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब नॉर्मली ये जो द्रव्य है जिसे अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ये दो काम करता है। एक तो झिल्लियों के मध्य घर्षण को कम करता है और हृदय को बाह्य आघात से बचाता है। तो हृदय को बाह्य आघात से बचाना और घर्षण कम करने का काम कौन करेगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। हां, अगर इसमें कोई जीवाणु या विषाणु संक्रमण लग जाए, कोई जीवाणु या विषाणु संक्रमण पेरिकार्डियल द्रव्य में लग जाता है तो उस अवस्था को कहते हैं पेरिकार्डाइटिस, और उससे हृदय की कुशलता कम हो जाती है। और हृदय की कुशलता कम हो जाती है मतलब क्या कम हो जाता है? हृदय का कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्या हुआ? हां, लिखेंगे मानव हृदय, मानव हृदय को एक द्विस्तरीय झिल्ली आवृत रखती है। द्विस्तरीय झिल्ली आवृत रखती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। द्विस्तरीय झिल्ली आवृत करती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट, इस द्विस्तरीय पेरिकार्डियम के मध्य इस द्विस्तरीय पेरिकार्डियम के मध्य पेरिकार्डियल द्रव्य प्रवाहित होता है। पेरिकार्डियल द्रव्य प्रवाहित होता है जो झिल्ली के मध्य घर्षण को कम करता है जो झिल्ली के मध्य घर्षण को कम करता है तथा हृदय को बाह्य आघात से बचाता है। हृदय को बाह्य आघात से बचाता है। ठीक है, यहां पे एक नोट लिख लेंगे। पेरिकार्डियल द्रव्य में शोथ या प्रदाह, शोथ प्रदाह जिसे हम कहते हैं सूजन, इन्फ्लामेशन, पेरिकार्डियल द्रव्य में शोथ या प्रदाह उत्पन्न होने को शोथ या प्रदाह उत्पन्न होने को
पेरिकार्डाइटिस कहा जाता है। पेरिकार्डाइटिस कहा जाता है और इस कारण कार्डियक आउटपुट घट जाता है। इस कारण कार्डियक आउटपुट घट जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो बाहर हुई। अब आसान है। अब आसान चीजें आपको क्या ध्यान में रखनी है, ये तो हमें पता ही है, 4 खंड होते हैं हृदय के, 2 आलिंद हैं और 2 निलय हैं। अब इसमें याद क्या रखना है, सबसे पहले दोनों आलिंद के मध्य एक पतला, दोनों आलिंद के बीच में एक पतली झिल्ली होगी और दोनों आलिंद के बीच में ये पतली झिल्ली को हम क्या कहते हैं, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इसी तरह से दोनों निलय के मध्य एक मोटी झिल्ली होगी और उस मोटी झिल्ली को क्या कहेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दोनों आलिंद हैं, दोनों आलिंद के मध्य एक पतली झिल्ली होगी जिसे क्या कहेंगे, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। दोनों निलय हैं, दोनों निलय के मध्य एक मोटी झिल्ली होगी जिसे क्या कहेंगे, अंतरानिलय या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर ये आलिंद है, ये निलय है, आलिंद और निलय के मध्य एक मोटा रेशीय उत्तक होगा और वो मोटा रेशीय उत्तक क्या कहलाएगा, एवी सेप्टम। भाई कुछ नहीं, आपके पास विभाजन है, दोनों आलिंद के बीच का विभाजन है वो झिल्ली से बना है, उसे क्या कहेंगे, इंटरऑरिक्यूलर सेप्टम। दोनों निलय के मध्य एक मोटा विभाजन है झिल्ली से बना हुआ जिसे कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और आलिंद और निलय के मध्य एक रेशीय उत्तक का विभाजन है जिसे क्या कहेंगे, एवी सेप्टम। फिर आपको ध्यान में रखना है, ये दायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां आलिंद, ये बायां निलय, सबसे मोटी भित्ति किसकी होनी चाहिए, बाएं निलय की भित्ति सबसे मोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसको सबसे अधिक दाब में रुधिर को पंप करना है, क्योंकि यहां से रुधिर कहां जाएगा, उत्तकों तक। तो सबसे मोटी भित्ति किसकी होगी, बाएं निलय की होगी। लिखेंगे यहां तक, फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। हृदय के दोनों आलिंद हृदय के दोनों आलिंद के मध्य पतली झिल्ली का विभाजन होता है। हृदय के दोनों आलिंद के मध्य एक पतली झिल्ली का विभाजन होता है जिसे इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। जिसे इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, सेप्टम को हिंदी में कहते हैं अपन पट, जिसे अंतर आलिंद पट कहते हैं, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। फिर नेक्स्ट, दोनों निलय के मध्य दोनों निलय के मध्य एक मोटी झिल्ली युक्त अंतर निलय पट या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का विभाजन पाया जाता है। दोनों निलय के मध्य एक मोटी झिल्ली युक्त अंतर निलय पट या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का विभाजन पाया जाता है।
और नेक्स्ट, आलिंद व निलय के मध्य आलिंद व निलय के मध्य एक मोटा रेशीय उत्तक का विभाजन रेशीय उत्तक का विभाजन एवी पट या एवी सेप्टम पाया जाता है। मोटी रेशीय उत्तक का विभाजन एवी पट या एवी सेप्टम पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सबसे मोटी भित्ति बाह्य निलय की होती है। सबसे मोटी भित्ति बाह्य निलय की होती है। ब्रैकेट में लिख लेंगे क्यों? क्योंकि उसे सर्वाधिक दाब में रुधिर क्योंकि उसके द्वारा सर्वाधिक दाब में रुधिर पंप किया जाता है। क्योंकि उसके द्वारा सर्वाधिक दाब में रुधिर पंप किया जाता है। ठीक है, अब फाइनल ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ये जो निलय होता है, निलय की जो कार्डियक पेशियां हैं, ये निलय की ये जो कार्डियक पेशियां होती हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? पैपिलरी पेशियां। ठीक है, तो हृदय की या जो हृदय में निलय है, निलय की इन कार्डियक पेशियों को हम क्या कहते हैं? पैपिलरी पेशियां। अब एक नई चीज क्या है? नई चीज ये है कि यहां पर आपको याद होगा कपाट होते हैं, ये त्रिवलनी कपाट होते हैं और यहां पर द्विवलनी कपाट थे। ये बाया आलिंद, बाया निलय, दाया आलिंद, दाया निलय। तो दाया आलिंद और दाया निलय के मध्य कौन से कपाट थे? त्रिवलनी कपाट। और बाया आलिंद और बाया निलय के मध्य द्विवलनी कपाट थे, ये हमने देखा था। अब देखो यहां पर कपाट है, यहां पर कौन सी पेशियां हैं? पैपिलरी पेशियां। यहां पर द्विवलनी कपाट है और कौन सी पेशियां हैं? पैपिलरी पेशियां। अब हमारे पास यहां पर धागे होते हैं, कोलेजन प्रोटीन से बने हुए धागे हैं, और कोलेजन प्रोटीन से बने हुए धागे, इनका एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है? एवी कपाट से, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? पैपिलरी पेशियों से। इन धागों को हम किस नाम से जानते हैं? कॉर्डे टेंडिने। ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। तो कॉर्डे टेंडिने जो हैं वो क्या हैं? कॉर्डे टेंडिने कोलेजन प्रोटीन से बने हुए ऐसे धागे हैं जिनका एक सिरा एवी कपाट से और दूसरा सिरा पैपिलरी पेशियों से जुड़ा रहता है। अपने घर में जब दरवाजे लगे होते हैं, वो चिक डोर और दरवाजे, उस पर स्प्रिंग लगी होती है, एक हिस्सा स्प्रिंग का दीवार से लगा होता है और एक दरवाजे से, और इस कारण आसानी से दरवाजा खुल और बंद हो सकता है। तो यहां पर भी ये वो स्प्रिंग या धागे हैं जो एवी कपाट को खोलने और बंद होने में मदद करते हैं। इसका मतलब अगर ये कॉर्डे टेंडिने, ये स्प्रिंग खराब हो जाए तो दरवाजा सही बंद नहीं हो पाएगा, मतलब ये एवी कपाट सही रूप से बंद नहीं हो पाएंगे, और बंद नहीं हो पाएंगे तो रुधिर का विपरीत प्रवाह होगा, और रुधिर का विपरीत प्रवाह होगा तो धमनियों में रुधिर कम आया करेगा। तो क्या ध्यान में रखना है? कॉर्डे टेंडिने क्या है? कोलेजन प्रोटीन से बने हुए इन इलास्टिक धागे हैं। इनका एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है? एवी कपाट से। दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? पैपिलरी पेशियों से। और इनका काम क्या है? एवी कपाटों को सही रूप से खुलने और बंद होने में मदद करना। अगर कोई विकार या खराबी इनमें आ जाती है तो
तो कपाट सही रूप से बंद नहीं हो पाते और विपरीत प्रवाह देखा जाएगा। ठीक है, लिखेंगे, लिख लेंगे। हृदय के भीतर कोलेजन से निर्मित कोलेजन से निर्मित इनइलास्टिक धागे कॉर्डे टेंडिने पाए जाते हैं। जिनका एक सिरा एवी कपाट से जबकि दूसरा सिरा पैपिलरी पेशियों से जुड़ा रहता है। एक सिरा एवी कपाट से जबकि दूसरा सिरा पैपिलरी पेशियों से जुड़ा रहता है। यह कॉर्डे टेंडिने एवी कपाटों को या एवी कपाटों के आकार को नियमित रखते हैं। एवी कपाट के आकार को नियमित रखते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो अच्छा। अब देखो, अब बोलोगे सर यहां पे सवाल है कि बायां निलय भी रुधिर को पंप करता है, दायां निलय भी रुधिर को पंप करता है, तो दोनों की भित्ति में से इसी की भित्ति मोटी क्यों है? वैसे निलय की भित्ति मोटी होगी, लेकिन दायां निलय रुधिर को कहां पंप कर रहा है? केवल फेफड़ों तक पंप कर रहा है। और बायां निलय रुधिर को कहां की पंप कर रहा है? सभी उत्तकों तक पंप कर रहा है। तो तुलनात्मक रूप से दोनों में से ज्यादा मोटी भित्ति किसकी होगी? बाएं निलय की। दाएं निलय की भित्ति भी मोटी होती है, लेकिन उसको केवल रुधिर फेफड़ों तक पंप करना है, और बाएं निलय को कहां तक? सारे उत्तकों तक पंप करना है। इसलिए दाएं निलय से मोटी भित्ति किसकी होगी? बाएं निलय की होगी। अब देखो दो तीन चीजें और हैं, अब वो एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे भ्रूणी अवस्था की जब हम बात करते हैं तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। भ्रूणी अवस्था में क्या होता है? ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है ये विकसित हो रहा होता है, और भ्रूणी अवस्था में दोनों आलिंद के मध्य क्या देखा जाता है? एक छेद। तो दोनों आलिंद के मध्य क्या देखा जाता है? एक छेद देखा जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? फोरामेन ओवैलिस। ये एक छेद है, और जन्म से ठीक पहले क्या होता है? जन्म से ठीक पहले ये छेद बंद हो जाता है। बंद हो जाने को कहते हैं फोसा ओवैलिस। अब वही, अगर जन्म के बाद भी ये छेद बंद नहीं हो पाता तो उसे हार्ट में, वो कहते हैं ना हार्ट में छेद है, तो वो यही है। अगर ये बंद नहीं हो पाता तो इस अवस्था को कहते हैं पेटेंट फोरामेन ओवैलिस।
और इसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है? शुद्ध और अशुद्ध रुधिर मिश्रित होता है, उत्तकों तक मिश्रित रुधिर जाता है। तो फिर इसको बंद करने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। वो हृदय को खोलकर सर्जरी के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा इस छेद को बंद किया जाता है। ऐसा ही एक छेद आपको और कहां मिलता है? भ्रूणी अवस्था में। देखो, दाएं निलय से तो क्या निकलेगा? फुफ्फुसीय धमनी। और बाएं निलय से क्या निकलेगी? महाधमनी। महाधमनी को भ्रूणीय अवस्था में कहते हैं सिस्टमिक आर्क, और इसको कहते हैं फुफ्फुसीय आर्क। ये जो फुफ्फुसीय धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी को भ्रूणीय अवस्था में क्या कहते हैं? पल्मनरी आर्क। और जो महाधमनी है उसको भ्रूणीय अवस्था में क्या कहते हैं? सिस्टमिक आर्क। ये भी दोनों के बीच में एक छेद होता है, और छेद होता है जिसको हम क्या कहते हैं? डक्टस आर्टीरियोसिस। और ये छेद भी जन्म से ठीक पहले क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अगर ये छेद भी ना बंद हो पाए, ये छेद भी अगर बंद ना हो पाए, तो उसके कारण भी क्या होगा? शुद्ध और अशुद्ध रुधिर मिश्रित होगा। तो ये दोनों छेद है। ये छेद हृदय के अंदर है, ये छेद हृदय के बाहर है। तो दो तरह की सर्जरी होती है, एक ओपन हार्ट सर्जरी, एक क्लोज हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब है ये छेद बंद करना है, और क्लोज हार्ट सर्जरी का मतलब है ये छेद बंद करना है, हृदय को खोलने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट में लिख लो, ध्यान रहेगा। भ्रूणी अवस्था में भ्रूणी अवस्था में भ्रूणीय अवस्था में दोनों आलिंद के मध्य भ्रूणीय अवस्था में दोनों आलिंद के मध्य एक छिद्र पाया जाता है, जिसे फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। जिसे फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। जन्म से पूर्व यह बंद हो जाता है, जन्म से पूर्व यह बंद हो जाता है, और इसे फोसा ओवैलिस कहते हैं। जन्म के बाद भी यदि यह बंद नहीं हो पाता, जन्म के बाद भी यदि यह बंद नहीं हो पाता, तो उस अवस्था को पेटेंट फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। पेटेंट फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट दोनों में। भ्रूणी अवस्था में फुफ्फुसीय आर्क और सिस्टमिक आर्क के मध्य, ये फुफ्फुसीय धमनी को कहते हैं और ये महाधमनी को कहते हैं।
भ्रूणी अवस्था में फुफ्फुसिया आर्क व सिस्टमिक आर्क के मध्य छिद्र को डक्टस आर्टीरियोसिस कहते हैं। जो जन्म से पूर्व बंद हो जाता है, जो जन्म से पूर्व बंद हो जाता है और उसे लिगामेंट आर्टीरियोसिस कहते हैं। और उसे लिगामेंट आर्टीरियोसिस कहते हैं। और अगर ये छेद बंद नहीं हो पाएगा तो उसको क्या कहेंगे? पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। पेटेंट का मतलब होता है परमानेंट, क्योंकि ये बंद नहीं हो पाया। और नेक्स्ट पॉइंट, जन्म के बाद भी यदि यह छेद बंद नहीं हो पाता जन्म के बाद भी यदि यह छेद बंद नहीं हो पाता तो उसे पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस कहते हैं। तो उसे पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस कहते हैं। दोनों में प्रॉब्लम एक ही है। दोनों में प्रॉब्लम यह है कि दोनों के अंदर शुद्ध और अशुद्ध रुधिर क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना। और जब शुद्ध और अशुद्ध रुधिर मिक्स हो जाएंगे तो ऊतकों तक कम ऑक्सीजन पहुंचेगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं साइनोसिस। एक इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। उसमें फर्क ये होता है, जल में नाइट्रेट ज्यादा होता है और ऐसा पानी पीने से जिसमें नाइट्रेट ज्यादा है, नाइट्रेट क्या करता है? हीमोग्लोबिन के आयरन को Fe3+ में बदल देता है, मेथ हीमोग्लोबिन बना देता है। और मेथ हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन ऊतकों तक कम भेजता है। तो अगर ऊतकों तक ऑक्सीजन कम पहुंचता है तो उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लेंगे देखने में एक नोट। इन दोनों अवस्थाओं में शुद्ध व अशुद्ध रुधिर मिश्रित होते हैं। शुद्ध व अशुद्ध रुधिर मिश्रित होते हैं। और इस अवस्था को साइनोसिस कहा जाता है। ठीक है ना। ये मैंने बता दिया था यहां पर। ये जो याद रखना, ये जो कॉर्डेड टेंडिने है ये कैसी कॉर्ड्स हैं? इन इलास्टिक, मतलब ये इलास्टिक नहीं होती, अप्रत्यास्थ या नॉन इलास्टिक है। ठीक है, अब देखो फाइनल चीज आपको ध्यान में रखना है। ये हमने दायां आलिंद पढ़ा था, जब हमने देखा था हृदय का जो ये दायां आलिंद होता है इसमें शुद्ध रुधिर आएगा या अशुद्ध रुधिर? बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर आता है, दाएं आलिंद में अशुद्ध रुधिर आएगा।
और दाएं आलिंद में अशुद्ध रुधिर कौन लेकर आएंगी? महाशिराएं आएंगी। तो आपके पास एक तो होती है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, या इसे हम कहते हैं प्री केवल्स, और दूसरी होती है हमारे पास इंफीरियर वेना कावा, जिसे कहते हैं पोस्ट केवल्स। दोनों महाशिराएं हैं। फर्क यह है शरीर के ऊपर वाले हिस्सों से, ऊपर वाले हिस्सों से मतलब आपके सिर, गर्दन, कंधों से, शरीर के ऊपर वाले हिस्सों से अशुद्ध रुधिर कौन लेकर आएगा? दाएं आलिंद में कौन लेकर आएगा? सुपीरियर वेना कावा। और शरीर के निचले हिस्सों से अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में कौन लेकर आएगा? इंफीरियर वेना कावा। और अपन ने देखा था महाशिराओं में कपाट होंगे। इन कपाट के नाम भी आप देख सकते हो। इन कपाट के नाम होते हैं, यहां पर होता है ये हैवर्शियन कपाट, और यहां पर होता है ये यूस्टैचियन कपाट। बना लो। ये भ्रूणी अवस्था में छेद क्यों होते हैं? भ्रूणी अवस्था में ये जो पट होते हैं, सेप्टम, ये धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो जब तक ये विकसित नहीं होते हैं जब तक छेद रहता है। फिर जब फेफड़े बन जाते हैं भ्रूणी अवस्था में तब ये छेद बंद हो जाते हैं। कल आज खाया, कल वाली आज खाई है।
लिख लिया भाई? ठीक है। अरे कल एक क्लास अटेंड की थी यूट्यूब वाली? किन किन ने की थी? तब रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? पक्का याद है अब हर पेज पे क्या क्या दे रखा है? पक्का? और बताओ तो, इनफंडिबुलम फिम का आकार, एम्प्यूला का आकार और इस्थमस का आकार। कीप आकार किसका था? शाबाश। चौड़ा कौन सा था? और संकीर्ण कौन सा था? इस्थमस। उल्टे नाशपति वाला आकार। ग्रंथिल परत कौन सी थी गर्भाशय की? ग्रंथिल एंडोमेट्रियम। चिकनी पेशियों से बनी मायोमेट्रियम। और झिल्ली से बनी पेरिनाइट्रियम। मतलब एक एक पॉइंट, एक एक लाइन अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगी बढ़िया तरीके से। और जितना आप हाँ हाँ, तो मतलब ये इसीलिए चालू करा है, सारे कराऊं। देखो भाई, अपने पास मई में एग्जाम है, ठीक है ना? मई में एग्जाम है और अपना सिस्टम ये चल रहा है कि आप अभी आपके कितने चैप्टर्स पूरे हो गए? लगभग लगभग 22-23 हो गए। 22 मतलब जैसे 12th है तो 12th में पहला यूनिट हो गया, पूरा यूनिट हो गया। दूसरे यूनिट में जेनेटिक्स हो गया, आणविक जैविक की जैविक एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बाकी है एक। अच्छा, फिर बायोटेक पूरा हो गया, माइक्रोब्स वाला हो गया, मानव स्वास्थ्य नहीं हुआ, और इकोलॉजी हो गई। तो इसका मतलब 2 चैप्टर बाकी हैं 12th में आपके। 3 कौन सा? स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर फर्जी है यार, वो भेड़ बकरी वाला चैप्टर गिनते ही नहीं मैं। भेड़ बकरी क्या, गधे घोड़े हैं उसमें, कुछ है नहीं। मतलब ठीक है, 3 चैप्टर मान लो 12th। और 11th में पादप कार्य की हो गई, मानव कार्य की हमने चालू करी है। मानव कार्य की हमको जनवरी फरवरी 15 तक लगेगा पूरा। फिर उसके ऊपर सेल वाला यूनिट हो गया, ठीक है। तो मतलब आपके शुरुआत के 2 यूनिट मुख्य रूप से बाकी हैं। पहले 4 वर्गीकरण वाला और आकारिकी, शारीरिक एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी चालू क्या हुआ है दूसरी साथ? अच्छा, मतलब पादप कार्य की खत्म हुआ है, इतना है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्या चालू होगा वो आपको पता नहीं है। हाँ, तो इसका देखो अब ये है कि जो जो चैप्टर अपने हो गए हैं ना, उसको अपन यूट्यूब पे रिवीजन के रूप में ले रहे हैं। तो जैसे जनन है, जनन और जनन स्वास्थ्य अपन ले लेंगे। जनन और जनन स्वास्थ्य करने के बाद 2 चीजें, या तो पादप कार्य की करें, देखो करने तो सारी हैं क्योंकि मई तक हम लोग ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लेंगे। और इसमें देखो, इसमें 2 सिस्टम है। शुरुआत में तो अभी अपना जनवरी फरवरी तो हफ्ते में 3 दिन लगेगी और चैप्टर वही है। फिर जब मार्च अप्रैल आएगा, जब अपना यहाँ पे सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो फिर 1 शॉट रहेंगे। 1 शॉट का मतलब है फिर हम एक क्लास में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसका उद्देश्य, मतलब ये फायदा तब देगा जब आप पहले से पढ़ के आओ। आपने एक बार तो पढ़ रखा है, आप समझ रहे हो, एक चैप्टर आपने समझ तो रखा है, पढ़ भी रखा है, याद भी आपको होगा। बट कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं, कुछ एनसीईआरटी में वापस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो जब आप उसको वापस पढ़ोगे और वो क्लास अटेंड करोगे, तो वो चैप्टर ऐसा 360 डिग्री तैयार हो जाएगा। और जब कोई भी चैप्टर 360 डिग्री तैयार होता है ना, तो फिर उसमें गलती नहीं होती। लेकिन ऐसे आके, और मैंने फिर बताया था, अगर पढ़ के नहीं आ रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ के आ रहे हो और बेस्ट है, अब घर पे बैठ के भी एनसीईआरटी खोल के बैठते हो ना, तो उसमें काफ़ी बार होता है कि आप, क्योंकि आप खुद पढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ें मिस कर जाते हो। अब मुझे ये पता है कि आप क्या क्या चीज़ें, आपने कौन सा शब्द मिस कर दिया होगा या कौन सा नहीं देखा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी जितनी बार आप पढ़ते हो, हर बार एक नई चीज़ मिलती है। और पेपर 99.9% एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। 0.01 कोई एक सवाल आधा अधूरा इधर उधर से आ गया, वो अपने नोट्स में मिल जाएगा 2-4, लेकिन आना एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी का एक एक शब्द और 10, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सर वापस पढ़ने में क्या फायदा, वापस पढ़ने में ही फायदा है। पहली बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार, मैंने कहा ना 10, अगर एक एनसीईआरटी चैप्टर को 10 बार पढ़ लिया, इसका मतलब अब गारंटी है कि वो गलत नहीं होगा। तो साथ में अगर आप एनसीईआरटी लेकर ही बैठते हो तो और भी अच्छी बात है, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि हाँ यहाँ है। उसका आपने फ्लो चार्ट बना लिया, अपन ने कल पढ़ा इस तरह से था कि आप पेज को फ्लो चार्ट के रूप में लिख लो, क्योंकि बार बार लाइनें पढ़ने में प्रॉब्लम आती है।
तो जैसे मैंने बताया, आप खुद घर पे बैठ के, आपका मन है आज, जैसे ये चैप्टर है, अभी इस चैप्टर का आपको एनसीईआरटी फ्लो चार्ट बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? आपको पता है एनाटॉमी में 4-5 चीजें दे रखी है, हार्ट के एक पैराग्राफ, तो उस पैराग्राफ को बार बार रीडिंग मारते हो तो प्रॉब्लम आती है, उसका एक फ्लो चार्ट बना लो। जैसे संचारण पद दे रखा है एनसीईआरटी में, उसमें एक पूरा ये ऐसे निबंध दे रखा है, अपन ने उसको कैसे याद रखा? सिर्फ उसको ऐसे नोड, एवी नोड, और ब्रैकेट में लिख लो ये कहां पर उपस्थित है, इसका काम क्या है, ये कहां उपस्थित है, ये काम कहां है। तो फ्लो चार्ट से बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से अगर कर लिया, अभी भी बहुत, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हैं। 4 महीने मतलब 120 दिन है आपके पास, और अभी तक ये मान के चलना ये जो 120 दिन है, ये पिछले 200 दिनों से बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत में अपन पढ़ते हैं तो चीजों को पहली बार पढ़ रहे होते हैं, कमियां होती हैं, गड्ढे होते हैं, उनको भर रहे होते हैं। अब आप उस स्तर पर हो कि आप हर आदमी 25 या 30% या 40% या 50% बेहतर पोजीशन पर है। ठीक है, फरवरी में या फॉर एग्जांपल 15 मार्च तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद जो लास्ट के 70 दिन हैं या 80 दिन हैं, उसमें आपके पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए। अभी तो आप 5-6 घंटे तैयार वैयार होके क्लास में बैठते हो, फिर जाते हो, आने जाने में, तैयार होने में बहुत समय निकल जाता है। लास्ट के 50-60 दिनों में जब पूरा सिलेबस हो गया होगा और आपके पास सिर्फ रिवाइज करने का तरीका रहेगा, तो ये बहुत काम करेगा। तो मतलब अब देखो, इस समय आपके पास और कुछ करने के लिए है नहीं। ठीक है, जितना मेरे ख्याल से कोई जीवन विमन भी निपट चुके हैं सारे, अब कुछ बाकी है क्या जीवन विमन? घर में शादियां वादियां, और है तो अब अटेंड नहीं करनी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप लोग गए नहीं गए कोई नहीं पूछ रहा आपको। अब इस समय आप इतने महत्वपूर्ण नहीं हो जितना आप सोच रहे हो कि मेरे को इधर से जाना है ना, उधर भी जाना है ना, इधर भी, कुछ नहीं। इस समय इस 4-5 महीने ऐसे मन लगा के पढ़ लो, और मन लगा के एंजॉय करके। यार मैं तो कहता हूं, मन मार के नहीं पढ़ना है, मन मार के पढ़ रहे हो अगर, तो फिर दूसरा सिस्टम देख लो। मतलब अगर आपको अभी भी बोझ लग रहा है या मन मार के पढ़ने की आप कोशिश कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है, पर यह चीज है कि फिर नीट आपके लिए नहीं बनी है, कोई दूसरा कोर्स देख लो। क्योंकि मन मार के पढ़ रहे हो तो फिर उसका फायदा आप सोच रहे हो इस साल के अगले साल भी नहीं होगा, और मन लगा के पढ़ रहे हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि कितने नंबर आएंगे, क्योंकि आप मन लगा के पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि 2023 है, 2024 है, 2025 है, 2019 था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बोझ लेकर पढ़ रहे हो, मन मार के पढ़ रहे हो, जबरदस्ती पढ़ रहे हो, सुबह उठा नहीं जा रहा, जबरदस्ती क्लास में आ रहे हो, आधे नींद, पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा जीवन में, तो ऐसा जीवन व्यतीत करने से कोई फायदा नहीं है। अभी भी समझ जाओ 17-18 साल की उम्र हो गई है, अब सब हो गए ना, 17 के तो पार हैं सब, यहां पे है कोई 14-15 का? अच्छा, कुछ भी हो, ये है सर, बस जो भी है ना। तो 17-18 की उम्र अब आप लोगों की है, इतनी समझ आपको आ जानी चाहिए कि आपके लिए क्या सही चीज है और क्या गलत चीज है। और अब समय तो कम है, तो समय मतलब 2 तरह का समय है, एक तो मेहनत करने का है और दूसरा ये पता करने का है कि भाई मेरे को कौन सी मेहनत में अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब तक बढ़िया नहीं लगेगा, अंदर से अच्छा फील नहीं आएगा, कोई मेहनत मजेदार नहीं होती, फिर वो बोझ लगता है, फिर अपन कन्नी काटते हैं उस चीज़ों से। आप हर किसी भी चीज़ में खराब भी कब करता है आदमी? जब उसको मज़ा नहीं आ रहा होता है। यही सिंपल सी चीज़ है, कोई उसमें आपकी बुद्धिमत्ता या कोई क्षमता या इंटेलिजेंस पे प्रश्न चिन्ह नहीं होता। जब कोई रैंक आती है, कोई पहले पर आता है, कोई आखिरी पर आता है, ये कभी भी इंटेलिजेंस का मापदंड या प्रश्न चिन्ह नहीं है कि ये फर्स्ट आया है इसलिए होशियार है, ये लास्ट आया है इसलिए होशियार नहीं है। नहीं, क्षमता तो भगवान ने सबको बराबर ही दी है, 100 बिलियन न्यूरॉन सबको दिए। ऐसा है क्या किसी ने? नहीं सर, मेरे को तो नहीं भेजे 100 बिलियन न्यूरॉन्स देकर। नहीं, सबको 100 बिलियन न्यूरॉन्स भेजें। जिसकी रैंक फर्स्ट आ रही है उसको मजा आ रहा है, जिसकी आखिरी आ रही है उसको गाने सुनने में ज्यादा मजा आ रहा है, उसको 50 गाने याद होंगे फिल्मों के डायलॉग याद होंगे, अंतरा याद होगा, ऐसे देख के पता लगा देता होगा कि ये फिल्म कौन सी सीन कौन सा फिल्म का है। आप समझ रहे हो? क्षमता पे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं होता, क्षमता सब में जबरदस्त भर भर के है। लोग जो हैं जो कहते हैं सर 200 नंबर ही आ रहे हैं टेस्ट में, पर 200 नंबर 2 दिन पढ़ के आ रहे हैं सिर्फ। आप लोग हाँ 1 दिन, ये देखो देखो ईमानदारी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर ईमानदारी है, आप मानते हो सर देखो मैं मेहनत कम कर रहा हूं, तो मेरे को ये चीज अच्छी लगती है क्योंकि ईमानदारी तो है उसमें, उसको पता है कि सर देखो मेरी मेहनत कम है। लेकिन वो ईमानदारी तब काम करेगी जब उसको ये भी मालूम है कि उसको आगे क्या करना है। नहीं तो काहे काम की ईमानदारी? सर मैं तो नहीं पढ़ रहा, मुझे पता है।
पर फिर करना क्या है ये नहीं पता सर, तो फिर दिक्कत है। और या तो यहां पर आप लोग ऐसे कोई आप माता पिता जी हैं जो ऐसे बहुत बढ़िया वैसा पैसा वैसा खाने हैं अपने पास कि ऐसे पैसे ढूंढ रहे थे कि कोई दिक्कत ही नहीं, एक जना इसलिए है कि भाई हम उसको इस्तेमाल कर सकें, तो अलग बात है। बाकी मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे मालूम है हम लोग सब एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो उसका करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो वो आपको तय करना है। घर वाले तो क्या करते हैं, एक बार तो पैसा लगा देते हैं, ठीक है, अपनी अपेक्षाएं दे देते हैं, फिर उनको लगता है कि ऐसे रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर वो गुस्सा करते हैं, फिर आपको समय लगता है मेरे को समझ ही नहीं रहे, आपने कौन सा ऐसा तीर मार करके समझा दिया उनको कि मेरे को समझ नहीं रहे। समझ रहे हो, अभी बहुत अभी घोचे बहुत होंगे अभी जीवन में, अभी शुरुआत हुई है, मैं बता रहा हूं, अभी तो बहुत झेलना है। तो उस या तो उस जो झेल रहे हो उसमें आनंद का एहसास ले लो कि भाई मैं तो सीखने आया हूं, जानने आया हूं, कुछ ना कुछ तो बढ़िया कर ही लूंगा क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहा हूं और गलत और झूठ नहीं बोल रहा, तो काम फिर भी हो जाएगा। और अगर बाकी सब चीजें लफड़े आपने डाल दिए अपने, वो कहते हैं ना अपने लक्ष्य अपने कैरेक्टर में, झूठ बोलना सीख गए, बेईमानी करना सीख गए, गलतियां छुपाना सीख गए, तो फिर वो अभी तो एक बार तो बेवकूफ बना दोगे। दुनिया में क्या होता है, माता पिता को, टीचर्स को आप एक बार मूर्ख बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, हर बार नहीं बना सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दुनिया को भी आप ज्यादा मूर्ख लंबे समय तक नहीं बना सकते, साल भर तक बना सकते हो, उसके बाद नहीं। और साल भर तक आप मूर्ख बना रहे हो तो उसमें अगर आप सोच रहे हो कि मैं बड़ा जोरदार चीज हूं कि देखो बेवकूफ बना पा रहा हूं दुनिया को, तो वो बहुत लफड़े वाली काम है, क्योंकि आगे चलकर तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मैं हमेशा ये कहता हूं, दुनिया के हर कोने पर, दुनिया के हर संस्थान में, कहीं भी चले जाओ आप, किसी कोने में चले जाओ आप, एक किसी अस्पताल में चले जाओ, किसी शिक्षण संस्थान में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, वहां पे 80 से 85% लोग वो काम कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते। ये हमेशा याद रखना। तो जीवन क्या है, भारत में इतना आसान भी नहीं है, कठिन है, क्योंकि हम हैं इतने सारे। हाँ, तो यही फैक्ट है। 19 लाख जने नीट का एग्जाम देते हैं, जनसंख्या नहीं है देशों की। ऐसे 73 देश हैं जिसमें 19 लाख जनसंख्या नहीं है, हमारे यहां सिर्फ नीट देते हैं। हाँ, यही तो बात, पैदा तो यहां पर हो गए, ठीक है ना, वो तो अब ये तो बात है, अब हो भी यहीं पर कम से कम अफ्रीका से तो बेहतर हो। अफ्रीका में तो खाने को नहीं है लोगों को, आपको ऐसे खाने पीने को तो मिल रहा है बराबर, देखो आराम से बोतल से पानी भी पी रहे, सब बढ़िया है, सुंदर सुंदर बोतलें भी मिली हुई है। तो कुछ कमी है तो कुछ ऐसे भरा हुआ भी है, बट जीवन, हाँ बोलिए, बोलो यार, चैप्टर तो अपन कल से चालू करेंगे नया। हाँ तो प्रियंका जी, बीएससी के एग्जाम होंगे तो अलग बात है, पहले आपको प्राथमिकता तय करनी है, बीएससी क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है। नीट क्लियर करना है तो प्राथमिकता नीट है, बीएससी क्लियर करना है प्राथमिकता बीएससी है। बहुत सरल सी चीज है, 2 चीजें हैं, 2 चीजों में से हमारी प्राथमिकता कौन सी है? जो प्राथमिकता है उसको ज्यादा महत्व दीजिए, उस पर ज्यादा महत्व काम करिए। हाँ बोलो, आज बात कर रहे हैं यार, इधर एक तो आदत तो ये प्री केवल और पोस्ट केवल में कोई अंतर नहीं है, दोनों महाशिराएं हैं, एक शरीर के ऊपर वाले भाग से रुधिर लाती हैं अशुद्ध, और एक शरीर के निचले वाले भाग से लाती है। पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलती है क्या? यूट्यूब की नहीं मिलती? कहां मिलती है? तो कहीं ना कहीं तो मिलती होगी, देख लेना उसमें डिटेल्स में, मेरे को भी नहीं पता। फॉर्म कब आएंगे? मेरे को भी आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे, फॉर्म भी कब आ जाएंगे? कल की क्लास। हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट संभव होता है, और वो सभी कशेरुकियों का हृदय ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हृदय कैसा है? मायोजेनिक, इसलिए संभव है।
ठीक है, तो आज अपन वो YouTube पे तो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अपन ने कल मादा और नर जनन तंत्र देख लिया था। आज वो आर्तव चक्र और निषेचन, अंतारोपण और ये वाला प्रक्रिया पूरा, और कल फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। कल क्वेश्चन वो एजर्शन वाले क्वेश्चंस बनाए मैंने, तो वो भी अपन सॉल्व करेंगे। तो करते रहो यार, दिन भर है बढ़िया है, आराम से ठंड में रजाई में बैठ के पढ़ना है और लिख कर करते रहो। नींद आएगी, नींद से लड़ना भी है। 6 घंटे से अधिक नहीं सोना है अब। 6 घंटे अगर सो रहे हो तो फिर हर वो व्यक्ति जो ईमानदारी से तैयारी कर रहा है वो आपसे आगे निकल रहा है। इतना सोच लेना। जिस दिन आपको लग रहा है यार आज मन नहीं है पढ़ने का, जिस दिन आपको लग रहा है आज सर आज नहीं कल करूंगा, उस दिन हर वो व्यक्ति जो ईमानदारी से तैयारी कर रहा है वो आपसे आगे निकल रहा है। इतना सोच के मेहनत करनी है बस। ठीक है, चलो बाकी क्या है, समय तो ये क्या है यार, टेस्ट का पेपर आगे के सिलेबस क्या आया है? सिलेबस एक चैप्टर है और उसमें बायोटेक में डलवा दूंगा, वो पढ़ लेना। ये वाला नहीं, हाँ तो पढ़ लेना ना, सवाल आया नहीं है क्या फर्क पड़ रहा है उससे, अपने पढ़ने से मतलब। ठीक है ना, बायोटेक भी पढ़ के रखना, आ गया तो